यहाँ से एमबीए करने का फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा नहीं था। फाइनेंस ही क्यों लिया? मेरे को लगा नहीं कि मेरे सूटेबल है। क्या क्राइटेरिया लेके आती है आरसीसीएम आती है? इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। सीएफए भी कर रहा था। अच्छा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं हमको कपिल सर ने पढ़ाई हैं वो बहुत। लेकिन कोचिंग वगैरह लगवाई थी नहीं? तो पहले तो डिलॉयट और आरसीसीएम का बहुत अलग प्रोफाइल है। उनका मैंने तो ये देखा कि जिन्होंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस कर रखे थे उनको उनका हुआ। सबसे ज़्यादा अटकते हैं तो वो है वर्सेंट। तो गाइस, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं IMS DAV से MBA कर रहा हूँ और वहाँ पर इस बार जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है वो फाइनेंस स्ट्रीम से लगा है। और जिनका प्लेसमेंट लगा है आज वो मेरे साथ ही हैं, जिनका शुभ नाम है तुषार जी मित्तल। आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका प्लेसमेंट हुआ है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और ढेर सारी ये बातें अपन को अपने साथ शेयर करेंगे जो आई थिंक कॉमनली अपन को यूट्यूब पे नहीं मिलती किसी भी वीडियो में। तो तुषार भाई, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स भाई। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। तो अधिकतर लोग तो जानते ही हैं, जैसे तुषार नाम है। तो पहली बात तो मैंने यहाँ से एमबीए करने का फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा नहीं था इतना, क्योंकि मैं पहले जब मैं 11th-12th में था तो मैं चाह रहा था कि सीए वगैरह में जाऊँ फील्ड में, क्योंकि जनरली 11th-12th का देख के कॉमर्स बहुत इजी है। 11th-12th का देख के लगता है सब, अच्छा। अकाउंट्स वगैरह तो लगता है कि हर कोई कर लेगा और बहुत इजी लगता है सब। लेकिन फिर जब असली में हम जाते हैं सीए की फील्ड में, फिर कितना डेडिकेशन वगैरह देना पड़ता है और कितना पढ़ना पड़ता है, उसको देखते हुए फिर मैंने बीच में ड्रॉप करा सीए। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरे पास दूसरा ही ऑप्शन था कि या तो सीए मतलब कॉमर्स फील्ड में या तो मैनेजमेंट में जाया जाए, या फिर अपन कुछ और फिर करने का था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि जनरली यही दो मेजर फील्ड है कॉमर्स में भी, सीए बनो या फिर मैनेजमेंट में जाओ। तो फिर थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह ली थी मैंने कैट्स वगैरह देने की, लेकिन फिर वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि यार लोकल कॉलेज मतलब थोड़ा घर के पास रह के किया जाए, और मैं यहाँ से लोकल ही हूँ, इंदौर में ही रहता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आने का एडमिशन का सोचा और फिर मैंने सीमेट वगैरह दी और थोड़ा पता करा कॉलेज के बारे में, ढूंढा कि कौन सा बेटर कॉलेज है। अच्छा। फिर मैं ऐसे यहाँ पे आया। अच्छा, और ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? ग्रेजुएशन में तो बीकॉम ही करा है, क्योंकि सीए के साथ मतलब जब मैंने सीए चालू करा था तो उसके साथ क्या होता है कि बीकॉम करना ही पड़ता है। हाँ। तो मैंने ऐसे ही यहाँ से गुजराती कॉलेज से मेरा बीकॉम करा था। बीकॉम करा और ठीक है, फिर यहाँ से आप, और आपको कैसा लगा मतलब जब एडमिशन होता है, क्योंकि IMS जो है वो बहुत से बच्चों का ड्रीम कॉलेज हो गया आज। हाँ। तो मतलब कैसा लगा जब एडमिशन हुआ था? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था यहाँ पे तो मेरा एक छोटा भाई भी है, कज़न भी है। अच्छा। तो मैंने उससे भी पूछा था, तो वो यहाँ पे उसका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में है। अच्छा। तो उसने भी बोला था कि भाई IMS का नाम चलता है, और बहुत से लोगों से सुना भी था कि बहुत अच्छा नाम है IMS का, तो अगर यहाँ पे प्लेसमेंट सबसे बेस्ट आते हैं। तो मैंने सब कंसल्ट करा यहाँ पे, और भी जो कॉलेजेस हैं, IIPS है, प्रेस्टीज है, जितने भी कॉलेजेस हैं सबके बारे में थोड़ा निकाला कि सब में क्या डिफरेंस है। उसके बाद लिस्ट में वो प्रेफरेंस देनी पड़ती है, वहाँ पे मैंने IMS ही दिया और यहाँ पे हो गया था, क्योंकि मेरा स्कोर मतलब जितना चाहिए था उतना आराम से था। आपको बता दूं कि तुषार भाई मेरी क्लासमेट है, मेरी सेक्शन से पढ़े हुए हैं। बस ये कि जो 3rd सेमेस्टर में जो स्ट्रीम चेंज होती है उसमें मैंने मार्केटिंग लिया और भाई ने लिया है फाइनेंस। और आपने मतलब एज अ फाइनेंस ही क्यों लिया? मतलब फाइनेंस जस्ट बिकॉज कि आपको सीए पहले करना था इसीलिए आपको लगा कि फाइनेंस ही जाना चाहिए? नहीं, उसमें भी मैंने थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा ये था कि MBA करना है अब तो, क्योंकि सीए तो मैं छोड़ ही चुका था। हाँ। उसके बाद मुझे जब पता चला कि पहले तो मैंने यहाँ पे ये था मेरा यहाँ पे IMS में आने का कि FA में जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने सीए कर रखा है, फाइनेंस का नॉलेज थोड़ा बहुत तो था ही। बिल्कुल। फिर FA में जाऊँगा तो और अच्छे से फाइनेंस का पढ़ लूँगा 2 साल, तो प्लेसमेंट में और बेटर रहेगा। सही। और सीमेट में ऐसा होता है कि जो FT वाला हमारा अपना जो था ब्रांच, हाँ। उसमें पहले इंटीग्रेट 1 साल तो कोर पढ़ना है, फिर जाके फाइनेंस पढ़ना है। तो बिल्कुल। अगर फाइनेंस में एक्सपर्टीज चाहिए तो उधर ही जाना चाहिए। लेकिन मैं कंफ्यूज था HR और फाइनेंस को लेके। अच्छा। पहले मैंने HR भी सोच रखा था, क्योंकि मेरा ये था कि मार्केटिंग में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिस टाइप का जॉब नेचर होता है और जिस टाइप की वो फील्ड है वो मेरे को लगा नहीं कि मेरे सूटेबल है। इसलिए फिर मैं वहाँ से गया कि मुझे HR या फाइनेंस में जाना है, वो मैं डिसाइड करूँगा थ्रू आउट द ईयर, और मेरे को ये FT में ऑप्शन मिल जाएगा
कि या तो फाइनेंस या एचआर, लेकिन फिर वो महीने भर में समझ आ गया कि समझ एचआर आएगी। है नहीं, HR वो है। फाइनेंस ही अपने लिए। और अपने ड्यूअल भी नहीं है तो फिर ऑप्शन भी हाँ, नहीं ड्यूअल भी नहीं है तो है। ऑप्शन नहीं था। हाँ, और तो अब बहुत से लोग हैं, ये एक मेजर क्वेश्चन है सबसे, जो पॉडकास्ट जो अपन इंटरव्यू जो भी कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि RCCM जो कि अपने यहाँ कंपनी आती है जो सबसे हाईएस्ट पैकेज वही लेके जाती है। पिछली बार करीबन 2 लोगों का हुआ था और अब की बार एक ही का हुआ जो आपका हुआ है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब क्या क्राइटेरिया लेके आती है RCCM आती है? जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन 60% मांगती है बहुत सी कंपनीज। वो तो जनरली रहता है, जैसे जो जनरली लगभग जो कंपनीज आती है सब 60% लेके आती है। अच्छा, इसका भी 60% ही होता है कि इसकी 80-70 पे जाती है? हाँ, नहीं 80-70 पे ऐसा कोई कंपनी जाती नहीं है, और इसका भी 60 था। 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों में ही 60 था। तो RCCM का जो है क्राइटेरिया कोई होता नहीं है सच, है ना? मतलब भाई 60% ही मांगता है, बाकी कोई इशू नहीं है। हाँ, बाकी कोई इशू नहीं है। 60% 10th 12th ग्रेजुएशन, 60% 10th 12th ग्रेजुएशन। हाँ। अब ये मेरे को बताइए आपकी, जैसे मतलब उसका और प्रोसीजर क्या होता है पूरा, मतलब जैसे डेलोइट जो आती है हाँ, उसके 4 से 5 राउंड होते हैं। ठीक है। आई थिंक पता है डेलोइट का जब आया था तो मैंने देखा था कि आपका भी नाम है, 1-2 लिंक में शॉर्ट लिस्ट, फिर मतलब शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ फिर आपका नाम। हाँ, मेरा नहीं हुआ था shortlist, डेलोइट में नहीं गया फिर तक। एक प्रोफाइल में थोड़ा सा हुआ था, फिर आगे प्रोसेस में नहीं हुआ। डेलोइट में कौन सी वो स्टेज पे पहुंचे थे आप? जैसे डिलॉयट में तो 2 आई थी प्रोफाइल। हाँ। तो पहली तो टैक्स थी। टैक्स में पहला तो वर्सेंट होता है, फिर बीपीटी होता है, बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद 3 इंटरव्यू के राउंड होते हैं, पहला एचआर, फिर 2 टेक्निकल। हाँ। तो मेरा तो वर्सेंट में ही रुक गया था, मतलब मेरा वर्सेंट क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा। और उसका रीज़न भी ये शायद मेरे को लगता है, पता नहीं, क्योंकि लगा तो ये था कि ठीक गया है, लेकिन उसमें है ना वो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो उससे दे देते हैं, हॉटस्पॉट से दे देते हैं, अच्छा, जबकि उस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि वाईफाई से ही देना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा सबसे कि जो भी दे टेस्ट, उनको है ना जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करके दे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा वाईफाई से अटक जाएगा, इसलिए हॉटस्पॉट दिया, और उसमें वार्निंग भी दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू करा और वो एंड में जाके फिर क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। और उसमें हाँ, और उसमें रात को देना चाहिए, ये भी बेटर रहेगा, क्योंकि रात में क्या नॉइज़ कम रहता है उसमें। वो थोड़ा वो वाला टेस्ट है जो कि साउंड को आपका साउंड कैप्चर करता है, तो उसमें है ना थोड़ा साउंड, उसमें जो बैकग्राउंड का नॉइज़ होता है वो कम जाना चाहिए। तो वो लोगों को ये अच्छा होगा कि रात को दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा, रात को बेटर रहेगा। हाँ। अच्छा, तो हाँ, तो आप RCCM का जो है वो स्टेजेस बताइए कि मतलब क्या स्टेज होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है? RCCM में जैसे पहले तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी क्राइटेरिया के बेसिस पे, उसमें 60% 10th 12th ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद आपका सबसे पहला जो होता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की जो लिस्ट आती है उन सबका टेस्ट होगा। टेस्ट में जैसे 30 क्वेश्चन हुए, 30-35 क्वेश्चन आते हैं और 30 मिनट्स रहते हैं अराउंड। उनमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो 30 में से 30 तो ना ही करें अगर नहीं आते तो सारे। और लगभग वो 300 क्वेश्चंस फाइनेंस के ही होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि इंग्लिश आएगा या रीजनिंग आएगी, उसमें फाइनेंस रिलेटेड जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, इक्विटी के क्वेश्चन हो गए, और डेरिवेटिव खासकर जो कि जिस प्रोफाइल के लिए हैवीली मांगती है RCCM, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद फिर ये जो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की लिस्ट आती है, जैसे इस साल आई थी 18 बच्चे थे, 18 हम 18 लोग थे, 3 कॉलेजेस मिला के, क्योंकि तीनों में पूल कैंपस लाती है सारे लगभग सारे PIMR वगैरह। हाँ, इसमें 3 कॉलेजेस, प्रेस्टीज, IIPS और IMS अपना कॉलेज, इन तीनों के मिला के 18 बच्चे थे। फिर उन सबका इंटरव्यू हुआ पूरा। अच्छा। और इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं। पहला है टेक्निकल जो कि बेसिक होता है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे जाएंगे। फिर दूसरा टेक्निकल, अगर पहला क्लियर करते हैं तो दूसरे का आपको लिंक आ जाता है, और दूसरा आपका शेड्यूल हो जाता है, और टाइम पे आप जाएंगे तो फिर उस पर आपको थोड़ा सा एडवांस्ड पूछेंगे, और वो जो इंटरव्यूअर थोड़ा आपको और डीप लेके जाएगा कॉन्सेप्ट्स में, और थोड़ा वहाँ पे आपका स्ट्रेस टेस्ट भी होगा, थोड़ा वो आपको बोलेगा कि नहीं शायद आप गलत बोल रहे हो, और आपको फील कराएगा कि आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करेगा थोड़ा। इस तरीके से इंटरव्यू लिया जाएगा। और फिर तीसरा राउंड अगर आपने पहले के 2 निकाल लिए तो उसके मुकाबले बहुत ईजी होता है, क्योंकि तीसरे राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-25 मिनट चलता है। जैसे मेरा पहला राउंड जो था वो 40 मिनट चला, दूसरा राउंड भी 45 मिनट चला, और तीसरा राउंड मेरा 20 से 25 मिनट चला। उसमें HR राउंड था वो, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चंस और कंपनी की डिटेल्स और मेरा बैकग्राउंड, मेरे बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा, यही सब था। और उसके बाद फिर फाइनल कॉल आता है उनकी तरफ से। मतलब इसके लिए एज सच कोई अलग से प्रिपरेशन करी थी, कहीं कोचिंग वगैरह लगवाई थी? नहीं,
नहीं, एक्चुअली मेरा ये था कि मैं उस टाइम पे CFA भी कर रहा था। अच्छा। तो कंपनी आई थी सितंबर में लास्ट वीक, और मेरा अगस्त के लास्ट वीक में जस्ट 1 महीने पहले ही उसका लेवल 1 का एग्ज़ाम था। अच्छा। तो उसमें जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे थे उसमें एक डेरिवेटिव्स भी मेरा कवर हो गया था, और जो 6-7 सब्जेक्ट्स थे फाइनेंस से रिलेटेड ही थे, और सब रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मेजरली अगर किसी को पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, इक्विटी वैल्यूएशन, फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, और डेरिवेटिव्स तो मेन है सबसे, जिसमें खास करके जो डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हमको कपिल सर ने पढ़ाई हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो उनकी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करें अगर जो 3rd सेम में प्रिपेयर कर रहा है तो, क्योंकि उन्होंने बेसिकली उस तरीके से ही पढ़ाया था जिस तरीके से पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आप भले ही उनकी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के तौर पे भले ही ना पढ़े, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी अगर उनकी क्लासेस आप अटेंड कर लें तो बहुत बेटर होगा। और थोड़ा बहुत अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो वो CFA के ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, कॉरपोरेट इश्यूज़, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, पोर्टफोलियो और वैल्यूएशंस के बारे में देख सकते हैं। थोड़े FM के टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि लेवरेज हो गया, कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ये सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं, तो उससे प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और डेरिवेटिव्स तो सबसे मेन है। नहीं मतलब बहुत सौ का मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे बहुत से क्या कि नए लोग जो आते हैं, हाँ, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन या तो एक तरीके से डिस्टेंस ही हो जाता है आजकल, ग्रेजुएशन में जाते नहीं कॉलेज, किसी ने BSc किया है तो वो भी एलिजिबल होते हैं ना RCCM के लिए, कि वो लोग नहीं होते हैं, कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही होते हैं इसमें? नहीं, शायद इसमें कॉमर्स वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि शायद जैसे अपनी क्लास में धरेश है, और भी शायद उनका शॉर्ट लिस्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ शायद, इसलिए क्योंकि अच्छा, क्योंकि वो शायद कॉमर्स को ही प्रेफर करेंगे शायद, क्योंकि डेलोइट आती है वो भी प्योर कॉमर्स ही मांगती है ना उसके हाँ, तो ये वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी जनरली शायद प्रेफरेंस कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को ही मिलता है। फिर भी एक देखा जाए तो कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में? जैसे क्योंकि जैसे डेलोइट के लिए मैंने सुना है कि 1-2 अपने कॉलेज से हुए, उन्होंने बोले कि हाँ मैंने 1-1.5 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अच्छा। तो इसके लिए भी मतलब कितना टाइम देना पड़ेगा एज अ पर्सन RCCM के लिए भाई प्रिपरेशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राउंड्स ही इतने होते हैं, तो आपको उस तरीके से अपने आप को भी तैयार करना होता है। हाँ, तो पहले तो डिलॉइट और RCCM का बहुत अलग प्रोफाइल है। अच्छा। डिलॉइट में ऐसा है कि वो US टैक्सेशन के लिए आती है, और एक जो दूसरी प्रोफाइल है वो आती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो आई थी इस साल, जिसमें 5 लोग सिलेक्ट हुए थे FA-FT को मिला के। तो उसके लिए तो है ना, जैसे कि FT से 2 जने गए, और दोनों का मैंने तो ये देखा कि जिन्होंने NISM सर्टिफिकेशंस कर रखे थे उनका हुआ। अच्छा। तो NISM के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स हो गया, एक रिसर्च वाला होता है और एक इक्विटी एनालिस्ट होता है, तो ये वाले जो सर्टिफिकेट्स है NISM के, अगर ये वो कर ले, क्योंकि इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बुक आएगी 10 से 15 चैप्टर रहते हैं ऑन एन एवरेज, और महीना से 1.25 महीना प्रिपेयर करने के लिए लगता है। आप अपना NISM की साइट पे जाके स्लॉट बुक कर लो एग्ज़ाम का, विजयनगर में एग्ज़ाम दे आओ। अच्छा। हाथों हाथ रिजल्ट भी मिल जाएगा, थोड़े दिन बाद सर्टिफिकेट आ जाता है, तो उससे प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। और डिलॉइट का बेसिकली लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटकते हैं तो वो है वर्सेंट। तो वर्सेंट की यूट्यूब पे ही वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो तो वर्सेंट वहाँ से हो जाएगा। और वर्सेंट के बाद BPT राउंड में एक्सेल पूछा जाता है थोड़ा बहुत, अकाउंट्स का बेसिक्स पूछा जाता है, जैसे कि वो जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, और जनरली 11th-12th के टॉपिक्स होते हैं, 12th भी नहीं 11th का बेसिक्स होते हैं, जो कि जर्नल एंट्रीज वगैरह हो गया, एसेट और लाइबिलिटी का वो हो गया, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उससे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर और उसमें क्वांट्स भी आता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग प्रिपरेशन, लेकिन मैंने उसके लिए ऐसा कुछ खास नहीं करी थी, क्योंकि क्वांट्स वगैरह तो अपना CMAT में ही हो गया था लगभग, तो वही वैसा ही लेवल आता है। अकाउंटेंसी की थोड़ा बहुत पढ़ रखा ही था। और फिर इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने जिनसे बात करी, जिनका इंटरव्यू में हुआ था, तो क्वेश्चंस जनरली ऐसे थे कि अकाउंट से रिलेटेड ही थे, और अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही थी, बेसिक अकाउंट से ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा वो नहीं थे। लेकिन RCCM का थोड़ा सीन अलग है, क्योंकि ये प्रोफाइल अलग है। वो प्रोफाइल टैक्सेशन और बेसिक अकाउंट्स पे जाती है, ये थोड़ी इक्विटी एनालिसिस जैसे डेरिवेटिव्स की तरफ चली जाती है थोड़ी।
तो यहाँ पे थोड़ा आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आप ये फाइनेंस के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तब जाके यहाँ पे प्रिपरेशन हो पाएगी। तो इसमें भी वो NISM के सर्टिफिकेट्स काम आएंगे। तो NISM के सर्टिफिकेट्स अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1-2 महीने ही लगते हैं एक सर्टिफिकेट में। तो अभी भी जैसे अभी तो अप्रैल चल रहा है, कंपनियां आना चालू होती हैं अगस्त सितंबर से, और बीच में छुट्टियां भी मिलेंगी बहुत से लोगों को, तो उसमें कर सकते हैं आराम से। अच्छा, जब आपका प्लेसमेंट हुआ मतलब हाँ। जैसे हमने जब जॉब, तो हमको पता, सबको पता चल जाता है जब प्लेसमेंट जो भी कनेक्टेड रहता है पर्सन, तो मतलब कैसे फील हुआ जब कि हाँ भाई अब तो हो गया है? हाँ, प्लेसमेंट हुआ तो फील तो बहुत अच्छा हुआ। और बस क्या ही बोलो यार, प्लेसमेंट हो गया था, घर वाले सबसे बढ़िया खुश थे। फिर शुभम आया ही था घर पे, मैंने फ़ोन करा, ये घर पे आ गया था। फिर सारे दोस्तों ने भी थोड़े, मतलब जितना भी जो हमारा फ्रेंड सर्कल है पूरा, वो घर पे केक लेके आ गए थे। अच्छा, थोड़ा केक काटा, फिर सबने बोला पार्टी वार्टी दो। फिर रात हो गए, रात को फिर 12-1 बजे तक आए। बस यही उस दिन तो थोड़ा सेलिब्रेशन जैसा हुआ, और क्या। सही है, मतलब बढ़िया है। हमें अच्छा लगा भाई कि मतलब जब मैंने लिस्ट देखी, मतलब कि हाँ भाई, मतलब क्योंकि हम भी अपडेट रहते हैं जैसे RCM डेलोटेस किसका हो गया, क्लासमेट्स का। तो फिर मैंने देखा मतलब भाई इतने PIMR ये वो सारे कॉलेजेस के, मतलब कि सिर्फ एक बंदा गया है। वो भी हमारे बैच से गए थे, एक IIPS से भी एक। अच्छा, लेकिन जो फाइनल IIPS से भी एक लड़की का हुआ है क्या? हाँ, एक लड़का। अच्छा, तो वो रिजल्ट में बताया नहीं शायद ना? नहीं, वो मुझे पता है, वो दो जने हुए हैं। तो मतलब इतने सब जनों में सिर्फ इसका हुआ है भाई, IMS से। मतलब हमारे बैच छोड़ कर तो काफी खुशी मिली भाई मेरे को तो। हाँ भाई, बड़ा अच्छा लगा भाई, आपने मतलब लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करी इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट, ये एक बुक है जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। लेकिन मेरे को इसके बारे में मैंने सुना था कि मतलब कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है ये, कहीं नहीं जैसे इकोनॉमी कोई समझता हो। तो मतलब ये है कि मैंने तो पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने खरीद रखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें और इसकी यूटिलिटी हो, तो भाई ये मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक्स भाई। भाई मैं पीछे थोड़ा सा लिखा भी हूँ। अच्छा, अरे वाह यार, थैंक्स यार भाई। ठीक है गाइस, तो ये हमारा वीडियो यहीं अंत होता है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई को कि भाई आए और मेरे साथ वीडियो शूट किया। अपन कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प भी मिलेगी, और जितने भी लोग हैं पूछते ही रहते हैं मुझसे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो ये वीडियो उनके लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है ही। बढ़िया है यार, मुझे बढ़िया लगा भाई आपने बुलाया। थैंक यू। थैंक्स।